नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेक्चर नहीं लेंगे बल्कि कल 2 अगस्त को 2026 में जो पेपर हुआ है संडे के दिन एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। तो आज के लेक्चर में हम उन 150 प्रश्नों की आंसर की को देखेंगे। उन 150 जो प्रश्न आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। अब क्योंकि 150 प्रश्न पर चर्चा करने में समय लगता है, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में बांट दिया है। यानी आज हम पहले, ठीक है, एमबीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है उसका सेट नंबर डी, ठीक है, आपका सेट कोई भी हो सकता है 4 सेट में से, लेकिन हमारे पास जो पेपर है वो सेट डी का है। तो सेट डी के 1 से लेके 25, फिर 25 से 50, 50 से 75, ऐसे कुल मिला के 6 पार्ट में सारे वीडियो कवर किए जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे 150 क्वेश्चन की आंसर की चाहते हैं तो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर आप अपनी आंसर की मिला सकते हैं। 150 से 150 क्वेश्चन के आंसर और उसके पीछे के सोर्स, यानी वो आंसर, इसका जवाब ए या बी या सी या डी या क्यों है, ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है चैनल के, वहां जाकर आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे सेट डी का क्वेश्चन पूछा गया, एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, औद्योगिक समाजशास्त्र से यह प्रश्न पूछा गया था। एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में 10 इकाइयां हैं। इकाई नंबर 7 से यह क्वेश्चन पूछा गया है। रिचर्डसन, रॉस्टॉन, विल्बर्ट मूरे, एडविन वी फिलोपी। ठीक है, तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उसकी व्याख्या भी हमने कर दी है। ये किताब कहाँ पर है, ठीक है, कौन से क्षेत्र से लिखी गई है, किस व्यक्ति ने लिखी है, तो ऑथेंटिक किताब भी आपको मालूम होनी चाहिए। 1954 में 1954 में किताब पब्लिश हुई थी। तो कुछ क्वेश्चनों में कोई डिबेट नहीं होता। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? आंसर आएगा रिचर्डसन। अगर आप रिचर्डसन आंसर लगा के आए हैं तो आपका आंसर सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि 18वीं शताब्दी की बौद्धिक दशाओं ने समाजशास्त्र के उदय में योगदान दिया। यूनिट नंबर 1 से यह प्रश्न पूछा गया है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं उद्भव के बारे में। तो जो बौद्धिक क्रांति हुई थी, इसने समाजशास्त्र की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और बौद्धिक क्रांति, जो पुनर्जागरण का दौर था, इसने समाजशास्त्र के उदय में अहम भूमिका निभाई है। तो किसका यह मानना है कि बौद्धिक दशाओं ने समाजशास्त्र के उदय में योगदान दिया है? बोटोमोर, मर्टन, जॉनसन या टिमाशेफ? बहुत से लोग बोटोमोर आंसर लगा के आए, लेकिन सही ऑथेंटिक आंसर क्या है? सही आंसर है टिमाशेफ। टिमाशेफ ने किताब लिखी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इट्स नेचर एंड ग्रोथ। इसमें इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि प्रबोधन काल की बौद्धिक पृष्ठभूमि समाजशास्त्र के जन्म का मुख्य कारण है। तो आपको किताब का नाम भी मालूम पड़ा और उनका स्टेटमेंट भी मालूम पड़ा, यानी सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉल्फ एम स्टॉगिल ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अब बहुत से लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया कहां से है। यह प्रश्न यूनिट नंबर 7 से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर आपने कभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है तो उसमें टेलरवाद पढ़ा होगा, मानव संबंध सिद्धांत पढ़ा होगा एल्टर मियो का, आपने एक्स वाई थ्योरी भी सुनी होगी, आपने अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी पढ़ा होगा जो मॉस्लो का सिद्धांत है। तो एक्स वाई सिद्धांत जो है वो पीटर ड्रकर का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत मॉस्लो की थ्योरी है। तो पूछा गया है रॉल्फ एम स्टॉगिल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने दिया था परस्पर क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो किताब का नाम भी लिखा हुआ है और सोर्स भी आपको लिख दिया गया है, ताकि आपको कोई दुविधा ना हो इस प्रश्न का आंसर ढूंढने में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? यह प्रश्न है आपका यूनिट नंबर 10 का। तो मध्य प्रदेश के जो कार्यक्रम है, भारत सरकार के मध्य प्रदेश के यूनिट नंबर 9 और 10 दोनों में जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है, पोषण कार्यक्रम है, उससे यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कौन सी क्वेश्चन किस यूनिट से उठाया गया है या किस यूनिट से संबंधित है। तो यूनिट नंबर 9 और 10 से संबंधित है यह प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो शुरू किया गया था, किस राज्य से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश से। लेकिन आपको डिटेल भी मालूम होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की रिपोर्ट में भी आपको जानकारी पुख्ता तौर पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी यह धारणा थी कि समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। विज्ञानों का विज्ञान या विज्ञानों की महारानी कहा है समाजशास्त्र को? किसने? अगस्त काम्ट ने। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसमें सब कोई दो राय है ही नहीं, इसमें ज़्यादा समय देना भी नहीं हमें। जोखिम समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? अगर आपने हमारे वीडियो कई बार देखे होंगे यूट्यूब पर, तो जोखिम समाज पे कितनी अवधारणाएं पढ़ी हैं हमने, जोखिम समाज पे कितनी बार चीज़ें रिपीट हुई हैं। इसने दिया है? उल्रिच बेक की अवधारणा है। ये अवधारणा किसकी है? उल्रिच बेक की अवधारणा है। किताब का नाम भी है रिस्क सोसाइटी टुवर्ड्स ए न्यू मॉडर्निटी। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ये प्रश्न पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से, क्योंकि यूनिट नंबर 8 में शामिल किया गया है विकास के समाजशास्त्र में वैश्वीकरण, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता को। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखिए कि प्रश्न किस इकाई से पूछा गया है। अगला प्रश्न, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, इसकी संरचना, प्रकार और विकास की प्रक्रियाओं का व्यवस्थित और व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करना है। अब यह प्रश्न तो बड़ा समान सा है भाई, ग्रामीण समाज की संरचना, इसकी संगठन, इसके कार्यों के अध्ययन करने वाला शाखा क्या होगी? क्या नगरीय समाजशास्त्र में आप ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे? नहीं, आंसर क्या होगा? ग्रामीण समाजशास्त्र। लेकिन कल को कोई दूसरा एग्जाम आए, आने वाले समय में दिसंबर में फिर वैकेंसी आएंगी, तो ऐसे में क्या होगा? इसमें प्रश्न ये बन सकता है, ये परिभाषा दी किसने है ग्रामीण समाजशास्त्र की? तो ये परिभाषा किसकी है? AR देसाई की। ठीक है, उन्होंने जो किताब लिखी रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, उसमें उन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र को इस तरह से परिभाषित किया हुआ है। बैकवॉश इफेक्ट। अब आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 8 में टॉपिक था मैक्स वेबर और गुन्नार मिडल का अधो विकास का सिद्धांत। उसमें गुन्नार मिडल ने यह अवधारणा दी है बैकवॉश इफेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ये आएगा गुन्नार मिडल। निम्नलिखित में से किसने बृहद जनसंख्या को राजनीति, आर्थिक और सैन्य शक्ति का स्रोत माना है? यह टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 9 से, जिसमें टॉपिक है जनसंख्या, जनांकिकी एवं विकास। यह आंसर क्या है? इसका आंसर है कौटिल्य। स्पेंगलर की सिद्धांत की विश्व की कितनी संस्कृतियों के अध्ययन पर आधारित है? यह क्वेश्चन लिया गया है यूनिट नंबर 2 के लिए। यूनिट नंबर 2 में टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, और सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में हम हमेशा क्या सिद्धांत पढ़ते हैं? स्पेंगलर का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो स्पेंगलर का सिद्धांत क्या है? ठीक है, जिसमें उन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। तो स्पेंगलर ने किताब लिखी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, जिसमें उन्होंने 8 प्रमुख संस्कृतियों का अध्ययन किया था, मिस्र, बेबीलोन, भारतीय, चीनी, ग्रीक और रोमन, और तुलनात्मक अध्ययन करके इन्होंने ये विचार प्रकट किया था। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे जैसे सामाजिक विकास होगा वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी? कम होगी, अधिक होगी, आप परिवर्तित होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डेवलप कंट्री में देखिए, जापान में देखिए, कोरिया में देखिए, चाइना की बहुत देखिए कितनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। भारत में भी रिप्लेसमेंट रेट 2.1 पर आ चुका है। यानी जैसे जैसे तरक्की होती है हमारी जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रोथ रेट क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अयोग्यता का मानकीकरण, ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है स्टूडेंट को, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। तो अयोग्यता का मानकीकरण की अवधारणा किसने दी? ठीक है, बहुत से लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है किससे? वेवलेन से। तो वेवलेन या लॉरेंस ए पीटर, किसने दिया है? याद रखिए, पहली बात तो रूथ बेनेडिक्ट और पार्सन तो इसका दूर दूर तक आंसर नहीं है। वेवलेन ने नौकरशाही के विषय में एक बात कही थी, और एक मर्टन ने भी कहा था प्रशिक्षित आत्मक्षमता। तो नौकरशाही की आलोचना करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में ये शब्द कई बार वेवलेन के विचारों में भी आता है, लेकिन एक अवधारणा के तौर पर अयोग्यता के मानकीकरण की अवधारणा किसने दी है? लॉरेंस ए पीटर ने दी है। तो लॉरेंस ए पीटर ने यह कहा था, ठीक है, अपनी सिद्धांत में, अपनी अवधारणा में, पीटर प्रिंसिपल में 1969 में किताब आई थी कि एक व्यक्ति तभी तक प्रमोशन पा सकता है जब तक कि वो अयोग्य साबित ना हो जाए। जब तक वो अयोग्य नहीं होगा तब तक उसका प्रमोशन बढ़ता ही जाएगा, यानी अयोग्यता ही आपका मानकीकरण बन जाती है। देखिए, और इस किताब का नाम क्या था? किताब भी लिखी, और ये किताब है द पीटर प्रिंसिपल। इसमें उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसीलिए इसके आंसर को वोटोमोर या
वेबलेन या दूसरा आंसर नहीं लगाना है। सही आंसर लॉरेंस ए पीटर ही इसका सही आंसर है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये तो बड़ी कॉमन किताब है, सोरोकिन की किताब है, याद रखिएगा। प्राधिकार एवं प्रतिष्ठा का असमान वितरण संघर्ष का मुख्य कारण है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान टॉपिक है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन बना है आपके जब आप सामाजिक स्तरीकरण पढ़ते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण में हमेशा ये विचार आता है कि समाज का वर्गीकरण कैसे हुआ है, स्ट्रेटिफिकेशन कैसे किया गया है। तो पहली बात तो दुर्खिम और पार्सन तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ बात आ रही है संघर्ष, तो इसमें संघर्षवादी होंगे। दुर्खिम और पार्सन तो प्रकारवादियों में गिने जाते हैं। बचा कौन, कार्ल मार्क्स और डेरेनहॉफ। कार्ल मार्क्स तो आर्थिक कारकों पर फोकस करते हैं, समाज के संघर्ष के लिए आर्थिक कारकों को अहम मानते हैं। डेरेनहॉफ वो व्यक्ति है जो ये कहता है कि सत्ता का असमान वितरण क्या है, कारण है संघर्ष का। अगर यहाँ पे मैक्स वेबर होता तो कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि मैक्स वेबर ने, ठीक है, वर्ग को, प्राधिकार को और प्रतिष्ठा, सत्ता को कारक माना है सामाजिक स्तरीकरण का, लेकिन मैक्स वेबर तो आंसर है नहीं। तो सही आंसर क्या है, रॉल्फ डेरेनहॉफ। साझा सांस्कृतिक विरासत को क्या कहा जाता है? एक ऐसा समूह जिनकी भाषा, संस्कृति, मान्यताएं, रीति रिवाज एक समान होते हैं, उन्हें हम साझा संस्कृति कहते हैं, और इसी भावना को कहते हैं एंथ्रोसेंट्रिज्म यानी निजातीयता। क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क के माध्यम से अंडमान द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया के आदिम लोगों का अध्ययन किसने किया था? आपने कई बार पढ़ा होगा, 1922 में बड़ी फेमस किताब आई थी द अंडमान आइलैंड्स, ठीक है, 1922 में। किसकी थी? रेडक्लिफ, देखिएगा रेडक्लिफ ब्राउन की। तो आंसर क्या है, रेडक्लिफ ब्राउन। किसने कहा कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की भावना और किसी निश्चित क्षेत्र में निवास की कुल सीमा तक उपस्थित होती है? अब यहाँ में देखिए समुदाय की परिभाषा पूछी गई है, और मैंने पहले भी कहा था कीवर्ड याद रखिए कीजिए। परिभाषाएं बहुत सारी होती हैं, सारी परिभाषा में याद नहीं कर सकते, कीवर्ड याद रख सकते हैं। तो इसका कीवर्ड क्या है? हम की भावना और निश्चित भूभाग। ये दो विशेषताएं बताई हैं समुदाय की, किसने? बोगार्डस ने। तो सही आंसर क्या आएगा? बोगार्डस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कोशी राजगौड़ जनजाति बेरेन एल्विन की पहली पत्नी, जापानी श्याम येरुकला जनजाति शिकार, लहरीबाई कोया जनजाति मिलेट्स, भूरीबाई चेचू जनजाति पारंपरिक चिकित्सा। वैसे भूरीबाई का संबंध किससे है? आपके जो चित्रकला है, ठीक है, पिथौरा चित्रकला, उससे संबंधित है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरेन एल्विन ने किताब लिखी थी द बैगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा? कोशी राजकोण जनजाति बेरेन एल्विन की पहली पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खिम की पुस्तक कितने खंडों में विभाजित है? इसी विषय में उन्होंने अपना पीएचडी पूरी करी थी 1893 में दुर्खिम ने, इसी विषय पर। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लेकिन खंड पूछा गया कितने खंडों में पब्लिश हुई थी ये किताब, या कितने खंडों में इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितने खंड हैं? कुल मिलाकर 3 खंड हैं किताब में। पहले खंड में श्रम विभाजन के प्रकार क्या हैं, दूसरे में श्रम विभाजन के कारण क्या है, और तीसरे में श्रम विभाजन किस प्रकार से विकृति पैदा कर सकता है या असमानता को रोकने की कोशिश करता है, विचलन को रोकने की कोशिश करता है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। समाजशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट जन या अभिजात वर्ग शब्द का प्रयोग का श्रेय किसे जाता है? डैनियल बेल, पेरेटो, जैक्सन लॉकन या बेबर। तो आपने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पढ़ा होगा। यानी देखिए सामाजिक परिवर्तन से 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक, ठीक है। हमारी परंपराओं ने हमारा आधुनिकीकरण कर लिया है, हमारी परंपराओं ने अपना आधुनिकीकरण कर लिया है। ये स्टेटमेंट नहीं, ये किताब का ही हिंदी अनुवाद कह सकते हैं हम। किताब का नाम क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये किसने लिखी थी? योगेंद्र सिंह ने ये किताब लिखी थी, ठीक है। तो ये किताब स्टेटमेंट कम, ये किताब का हिंदी अनुवाद ज्यादा था। सिंधु कानून ने नाम से, सिंधु और कानून के नाम इनसे जुड़े हुए हैं। तो आपके यूनिट नंबर 6 में सिलेबस में क्या लिखा गया है? कृषक आंदोलन। ये कृषक आंदोलन 1855-56 में हुआ था, ठीक है, जिसको हम संथाल विद्रोह कहते हैं। इसी के नेता थे सिद्धू और कानून, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? संथाल विद्रोह। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन 1945 में बड़ी फेमस किताब आई, जिसमें सिद्धांत दिया गया था सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत। किसने दिया था? किंग्सले डेविस और मून ने दिया था। पैसा यानी, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया, पैसा एक्ट जो है, पैसा पर उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किस संस्थान में की गई है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस पैसा पर।
याद रखिए ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये संस्थान कहाँ बना है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थापित किया गया है, शहडोल जिले के अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक में। ठीक है, तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में। ये सेंटर, उत्कृष्ट सेंटर स्थापित किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में कौन सी योजना प्रस्तुत की जिसे साधारणतः लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है? 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हुआ, उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई सरकार ने, बलवंत राय मेहता समिति। इसने रिपोर्ट दी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिफारिश करी। इसी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम पर भारत में पंचायती राज संस्था स्थापित की गई और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत की स्थापना हुई थी। तो इसने कौन सी योजना दी थी? इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से, क्योंकि यूनिट नंबर 6 में टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो ये 25 प्रश्नों को हमने बहुत जल्दी सॉल्व किया। जिन प्रश्नों में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है, अनावश्यक समय क्यों खींचना, 25 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा समय बर्बाद क्यों करें? ठीक है, हमें 150 क्वेश्चनों पर चर्चा करनी है, तो ये 25 क्वेश्चनों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। इनके सोर्स भी लिख दिए हमने। एम लक्ष्मीकांत बड़ी फेमस किताब है, अगर आपने सिविल सर्विस की तैयारी की है तो एम लक्ष्मीकांत का नाम आपने सुना होगा। तो हर जगह से जहां से सोर्स मिल सकता है, सोर्स भी हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अगला लेक्चर जो होगा उस पर चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे 26 से 50, यानी 25 तक हो गए हैं, अब 25 से 50, 50 से 75। ठीक है, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।